गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम मैक्सवेल तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमान के जो वितरण का नियम था उसको पढ़ रहे थे। तो अपन ने एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी? मैक्सवेल के वितरण नियम का गणितीय रूप क्या लिखा था अपन ने? देखो, क्या था अपने पास में? dn अपॉन डी या dn अपॉन n, दोनों में से एक कोई भी ले लो, इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल M 2 पाई RT 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर RT DC और C स्क्वायर। ये अपन ने लास्ट क्लास में मैक्सवेल के वितरण का गणितीय रूप में पढ़ा था। ठीक है, dn अपॉन n इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 e की पावर माइनस mg स्क्वायर RT C स्क्वायर DC। अपन अभी लिख सकते हैं कि इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। निम्न रूप में भी लिखा जा सकता है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, और ठीक है, यहां पर अपने क्या हो, 1/n तो है ही, 1/n dn/dc, मतलब इस dc को इधर ले आए, समीकरण वही वापस से 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर RT C स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 दे दो, और इसको लिख सकते हैं इस चीज को P इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर RT C स्क्वायर। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 2। यहां पर अपन ने क्या करा है, इस टर्म की जगह क्या लिख दिया है? P। P क्या है? यहां पर प्रायिकता है। P उन अणुओं की प्रायिकता है जिनका वेग c तथा c प्लस DC के अनंत सूक्ष्म परास में हो। ठीक है, तो ये उन अणुओं की प्रायिकता है, यह संख्या है जिनका वेग कितने में रहता है? c और c प्लस DC के अनंत सूक्ष्म परास में स्थित होता है। तो इसको बोला जाता है मैक्सवेल का वितरण नियम। तो यहां पर लिखेंगे यहां P उन अणुओं की प्रायिकता है जिनका वेग c तथा c प्लस DC के अनंत सूक्ष्म परास में है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या है? C तथा C प्लस DC के परास में है, वो वाला वेग है अपने पास में। ठीक है,
ठीक है। तो ये जो समीकरण है अपना, ये वाला समीकरण क्या कहलाता है? ये समीकरण मैक्सवेल या मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण रूप कहलाता है। तो लास्ट अपन लाइन लिखेंगे, ये समीकरण लिख ही दिया, तो इसमें अपन लास्ट लिखेंगे उपरोक्त समीकरण मैक्सवेल तथा मैक्सवेल बोल्ट्जमान का आणविक वेगों के लिए वितरण नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना इस टॉपिक का एक पार्ट खत्म हुआ कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का आणविक वेगों का वितरण नियम क्या था। तो इसमें वही था कि सभी अणुओं का वेग एक समान नहीं होता है, सभी अणु अलग अलग वेग से गतिशील होते हैं। तो किन अणुओं का वेग कितना होगा ये इस समीकरण द्वारा बताया जाएगा। यहाँ पर अपन C और T के मान से वो चीजें निकाल सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट आएगा इसी टॉपिक का पार्ट, वो आएगा वितरण चित्र। गैस के अणुओं के लिए वितरण चित्र। ठीक है, देखो यदि हम अणुओं की प्रायिकता और उनकी वेलोसिटी के मध्य वक्र खींचे तो अपने पास जो वक्र प्राप्त होंगे वो वितरण चित्र कहलाएंगे। मतलब स्थिर ताप पर जो वक्र प्राप्त होते हैं उनको वितरण वक्र कहते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, यदि ग्राफ के एक रेखा पर अणुओं की प्रायिकता तथा दूसरी रेखा पर अणुओं के वेग को ग्राफित करें तो निम्न वितरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब एक साइड अपन को प्लॉट करना है क्या, अणुओं की प्रायिकता, दूसरी साइड प्लॉट करना है अपन को अणुओं के वेग। तो अपने पास जो वितरण वक्र आएंगे देखो कैसे आएंगे, एक साइड ले लिए अपन ने ये, इसमें एक में अपन प्लॉट करेंगे वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के अणुओं का वेग, गैस के
अणुओं का वेग, एक साइड प्लॉट करेंगे अपन P या 1/n dN/dc। ठीक है, ये चीज प्लॉट करेंगे तो देखो कर्व कैसे बनेंगे। कर्व अपने पास में इस टाइप से, फिर एक और अलग अलग तापों पे अपन प्लॉट करेंगे। और लास्ट ठीक है, इस तरह से अपने पास में वितरण वक्र आएंगे। देखो ये अलग अलग ताप पे हैं, तो अपने पास सबसे ज़्यादा ताप T3 होगा, फिर T2 होगा, T1 होगा। ये T3 का है, ये T2 का है और ये T1 का है। ठीक है, इस पर जो वेग होंगे वो किस तरह से होंगे। देखो ये वाला जो वेग होगा, इस वेग को बोला जाएगा RMS, वर्ग माध्य मूल वेग, तो इसको होगा CRMS। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो वेग होगा, यहां से देखो सॉरी हाँ, ये वाला जो वेग है वो है MP, मोस्ट प्रोबेबल। अभी देखते हैं कैसे होते हैं ये वेग। ये जो वाला वेग है ये है C एवरेज, और जो लास्ट ये वाला वेग है ये वाला वेग है अपना CRMS। ठीक है, इस तरह ये वेग होंगे और यहाँ पर ये एरिया अंडर दी कर्व होगा। ठीक है, इस तरह से आणविक वेगों के वितरण का बनता है। अब देखो यहाँ पर अपन ने प्लॉट करा किसको, वेलोसिटी को और प्रायिकता को। ठीक है, तो इसकी एक वक्रों की डेफिनेशन भी लिख ही लेते हैं। स्थिर ताप पर गैसों के अणुओं की प्रायिकता व उनके वेगों के मध्य बने वक्र वितरण वक्र कहलाते हैं। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जो ये वाले वक्र हैं इनको वितरण वक्र कहते हैं। अब इन वितरण वक्रों से क्या समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहली चीज अपन को ये समझनी है कि जब गैसों का वेग कम होता है और गैसों का वेग बहुत ज्यादा होता है, गैसों का वेग बहुत कम और गैसों का वेग बहुत ज्यादा, यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, तो उन अणुओं की संख्या देखो बहुत कम है, इस टाइप में यहाँ पर है। ठीक है, इतनी कम अणुओं की संख्या है, तो मतलब इससे पहला निष्कर्ष अपना क्या निकलता है इन वितरण वक्रों से कि उन अणुओं की संख्या जिनका वेग या तो बहुत कम है या वेग बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहां पर पहला अपना क्या आया, गैस के
उन अणुओं की संख्या बहुत कम होती है जिनका वेग या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर गैस के अणुओं की संख्या इन दोनों वेगों पर क्या है, बहुत कम है। देख रहे हो, इन दोनों पॉइंटों पर गैसों के अणुओं की संख्या बहुत कम आ रही है अपने पास में। तो ये पहला निष्कर्ष होता है इन वितरण वक्रों का। दूसरा देखो, गैस के अणुओं का वेग, अणुओं की प्रायिकता देखो, C जैसे जैसे बढ़ रहा है, C जैसे जैसे बढ़ रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो देखो इनके अणुओं की संख्या की प्रायिकता बढ़ रही है। जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है, अणुओं की संख्या की प्रायिकता बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद, मैक्सिमा आने के बाद, उच्चिष्ट आने के बाद इनकी प्रायिकता क्या होती है, घटती जाती है, अणुओं की संख्या घटती जाती है। देखो शुरू में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ कि जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है इस एक्सिस के ऊपर, अक्ष के ऊपर। लेकिन एक मैक्सिमम पहुंचने के बाद वापस से क्या होता है, डाउन आना शुरू होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जो वितरण का नियम का फॉर्मूला है, वितरण का नियम का फॉर्मूला क्या कहता है, e⁻⁻mc² RT.C² dc, ये था। अब यहां पर शुरू में C बढ़ रहा है तो ये डोमिनेट करता है चीज, क्योंकि शुरू में C की वैल्यू कम है तो ये वाली जो चीज है ये डोमिनेट कम करेगी। लेकिन जैसे जैसे C की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के बाद और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब क्या होगी, ये वाली टर्म भी डोमिनेट करने लग जाएगी, तो ये नेगेटिव है। C जितना बढ़ेगा, जो मान है प्रायिकता का उतना ही कम होता जाएगा। दोबारा समझो, इस वितरण वक्र में जो अपने पास दो चीजें थी, ठीक है, एक तो ये होती है और एक ये होती है। शुरू में जब C की वैल्यू कम होती है तो ये वाली चीज डोमिनेट करती रहती है, पॉजिटिव वाली की बढ़ा रही है उस चीज को। शुरू में देखो बढ़ रहा है अपने पास में। अब जैसे ही C की वैल्यू एक लिमिट को क्रॉस करती है तो अपने पास में क्या होता है, इसकी वैल्यू डोमिनेट करने लग जाती है। इसकी डोमिनेट करने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगी, कम करेगी प्रायिकता को, और ये क्या करेगी, बढ़ाएगी। ये वाली टर्म प्रायिकता को कम करती है, ये वाली टर्म प्रायिकता को बढ़ाती है। तो C का वेग, C का मान बढ़ने के साथ साथ अणुओं की प्रायिकता एक टाइम के लिए बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या आएगा अपने पास में, दूसरा निष्कर्ष क्या आएगा, सेकंड, C का मान बढ़ने के साथ साथ एक सीमा तक P का मान बढ़ता है तथा उस सीमा के बाद घटता है। ठीक है, मतलब ये दो निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष कि गैस के अणुओं की जो संख्या है वो कम और ज्यादा वेग पे क्या होती है, कम होती है। दोनों तरफ अपन देख सकते हैं। दूसरा क्या था अपने पास में कि जैसे जैसे C का मान बढ़ता है अणुओं की प्रायिकता बढ़ती जाती है, लेकिन एक सीमा पर पहुंचने के बाद e⁻⁻mc² पुनः RT डोमिनेट करता है तो वो वापस वैल्यू को घटाने लगता है। तो ये अपना दूसरा निष्कर्ष था। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, इन वक्रों की जो वितरण है उसको देखो।
तो यहाँ पर जो वितरण है वो एसिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पर अलग है, इस जगह अलग है, इस जगह अलग है, इस जगह अलग है, मतलब वितरण P का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये वक्र कैसे हुए, असममित होते हैं। सममित नहीं है, ये असममित है, क्योंकि P के मान हर C के लिए अलग है, हर टेम्परेचर के लिए अलग है। तो ये वक्र असममित होते हैं और एक स्पष्ट मैक्सिमा रखते हैं, मतलब एक तुमको स्पष्ट वैल्यू मिलेगी, एक स्पष्ट वैल्यू मिलेगी जहां पर क्या हो रहा है, उनको P की मान मिल रहा है। तो यहां पर क्या होता है, ये वक्र असममित होते हैं और एक स्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना तीसरा निष्कर्ष आएगा। तीसरा क्या आएगा, ये वक्र असममित होते हैं तथा एक स्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं, तथा एक स्पष्ट उच्चिष्ट रखते हैं। ठीक है, ये तीन तो अपने पास थे। जो चौथा आता है वो होता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, देखो जैसे जैसे ताप बढ़ता है, अपन ने क्या लिख रखा है, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब T3 ज्यादा ताप है, T2 से कम ताप है और T1 सबसे कम ताप है। तो इन तापों पर देखो क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, जो वक्र है वो किधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो ये उच्चिष्ट था, अब यहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया, मतलब दाहिनी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वक्र जैसे जैसे ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने के कारण देखो उन अणुओं की संख्या बढ़ती है जिनके वेग ज्यादा है। ये देखो यहां पर अभी अणुओं की संख्या मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो यहां पर वेग मान लो V1 ले लो, V2 ले लो, V3 ले लो। V3 सबसे ज्यादा है, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, V3 सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे C के मान बढ़ रहे हैं, C के मान बढ़ रहे हैं, तो उन अणुओं की संख्या भी बढ़ रही है जो क्या हो रहे हैं, देखो यहां पर आ रहा है अपने पास V3, यहाँ V2 या V1, तो दाहिनी तरफ शिफ्ट होने से अणुओं की V3 वाले को नंबर देखो बढ़ रहे हैं, इस बार V3 वाले के नंबर बढ़ रहे हैं। अभी V1 के हैं T1 पे, फिर जैसे ताप बढ़ाओगे V2 के आ जाएंगे, V3 के आ जाएंगे, मतलब उन अणुओं की संख्या बढ़ रही है जिनके वेग ज्यादा है। V3 ज्यादा है, V2 कम है और V1 सबसे कम वेग है। जैसे ताप बढ़ाओगे तो V3 जो वेग वाले अणु हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी। देखो यहां पर अगर मैं मानू T3 ताप को, तो यहां पर अणुओं की संख्या कम वेग वालों की ज्यादा है, और इस यहां पर कहां पर आएगा V3 में, ये यहां पर क्रॉस होगा, देख रहे हो ये ब्लैक वाला यहां क्रॉस होगा, तो अणुओं की संख्या एक तो देखो यहां इतनी सारी है और इस पॉइंट पे कम है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे ये वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होंगे और उन अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी जिनके वेग ज्यादा है, वेग ज्यादा है। अब जैसे मालूम एक और कर्व लेता और V4 लेता, तो V4 यहाँ आता तो वेग सबसे ज्यादा हो जाता V वाला, और यहाँ पर उस वेग पर अणुओं की संख्या भी क्या होती, बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट अपन लिख देंगे, इसको हेडिंग डाल के अच्छे से लिखेंगे, ताप का प्रभाव लिखेंगे अपन उपरोक्त वक्र से हम देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर आणविक वेगों का मान बढ़ता है, आणविक वेगों का मान बढ़ता है।
ताप के बढ़ने से वितरण वक्र दाहिनी ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात उन अणुओं की संख्या बढ़ती है जिनका वेग अधिक होता है, जिनका वेग अधिक होता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास में मैक्सवेल बोल्ट्जमान के वितरण वक्र। इनके अपन ने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट कि गैस के उन अणुओं की संख्या कम होती है जिनका वेग बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ही कम होता है। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि शुरू में जैसे जैसे C का मान बढ़ता है गैस के अणुओं की प्रायिकता एक उच्चिष्ट मान को प्राप्त करती है। उसके बाद जैसे और तुम C बढ़ाओगे तो E की पावर डोमिनेट करने लग जाएगी और प्रायिकता के मान कम होने लग जाएंगे। तीसरा अपन ने पढ़ा कि ये वक्र असममित होते हैं और क्या होते हैं, एक उच्चिष्ट रखते हैं। लास्ट अपन ने पढ़ा ताप का प्रभाव, कि ताप का प्रभाव क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर आणविक वेगों के मान बढ़ते हैं, आणविक वेगों के मान बढ़ते हैं, उसके साथ साथ वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होता है जिससे उन अणुओं की प्रायिकता के नंबर बढ़ जाते हैं जिनकी वेग ज्यादा होते हैं। अब देखो आणविक वेगों के अपने पास फॉर्मूले हैं तीनों के, तो उन फॉर्मूलों से भी देख सकते हैं कि ताप से कैसे बड़े होंगे वेग। तो लिखेंगे अपन औसत वेग प्रायिकता वेग और तीसरा अपने पास में था वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो देखो प्रायिकता वेग अपने पास क्या था 2RT अपॉन m, वर्ग माध्य मूल वेग क्या था 3RT अपॉन m, और जो औसत वेग था वो क्या था 8RT अपॉन पाई m। ये अपन ने 3 कैलकुलेट करे थे। ठीक है, इन सब में t देखो क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है और ऊपर की तरफ आ रहा है, अर्थात CRMS प्रोपोर्शनल रूट टी, CMP प्रोपोर्शनल रूट टी और C एवरेज प्रोपोर्शनल रूट टी। तो ये प्रोपोर्शनल है, ताप बढ़ेगा तो CRMS, CMP और C एवरेज तीनों के मान बढ़ते हैं। तो ये अपने पास में क्या थे मैक्सवेल के वितरण वक्रों का टॉपिक था जो खत्म होता है। अब कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे इन आणविक वेगों से संबंधित। ठीक है, इसको एक बार और देख सकते हो नोट करने के लिए। ठीक है, ये अपना टॉपिक था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अपन। देखो पहला क्वेश्चन है अपना एनटीपी पर ऑक्सीजन अणु के प्रायिकता वेग का